हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का 3rd चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को कंप्लीटली अध्ययन कर चुके हैं। राइटर सेक्शन को देख लिए और पोम में निहित 5 स्टांजास को भी देख लिए, क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लिए और आज हम लोग देखेंगे इस पोम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ऑफ W.H. ऑडेन इज। W.H. ऑडेन का लाइफ स्पैन कब से कब तक है? तो देखिए, ऑप्शन है 1906 से 1973, बी ऑप्शन है 1908 से 1974, सी ऑप्शन है 1907 से 1973 और लास्ट ऑप्शन है 1920 से 1974। तो W.H. ऑडेन साहब का लाइफ स्पैन है 1907 से 1973। कहने का मतलब जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1973 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है दूसरा, W.H. ऑडेन हु वोन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी वॉज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस। उसके बाद ऑप्शन में है पोइट, एक्टर, टाइकून और ऑल। अब देखिए, W.H. ऑडेन अपने कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज जीता। एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और बौद्धिक रूप से सशक्त और तेजस्वी डैश था, पोइट, एक्टर, टाइकून और ऑल। तो वह बहुत ही विगोरस और इंटेलेक्चुअली विगोरस और वर्सटाइल टाइप का पोइट था। तो ऑप्शन आपका जाता है 2 का ए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में 3 प्रश्नों का समावेशन किए हैं। पहला, W.H. ऑडेन एक वर्सटाइल और इंटेलेक्चुअली विगोरस क्या था? तो आंसर पोइट था। दूसरा क्वेश्चन कि W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था? तो आंसर 1948 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन, अब W.H. ऑडेन को जो यह पुलिट्जर प्राइज मिला 1948 ईस्वी में, वह किस लिए मिला? तो उसे द एज ऑफ एंजाइटी बुक के लिए मिला था। द एज ऑफ एंजाइटी एक कलेक्शन ऑफ पोम्स है, उसके लिए इसे दिया गया था। तो 3 क्वेश्चंस का समावेशन एक ही प्रश्न में कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन, whose works have been divided into 2 phases। अब किसके काव्य कृतियां 2 फेजेस में बांट दिया गया? जॉन किट्स का या जॉन डन का या W.H. ऑडेन का या शेक्सपियर का? तो W.H. ऑडेन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, W.H. ऑडेन का जितना भी वर्क्स था उसे 2 भागों में 2 फेजेस में बांट दिया गया। पहला ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज। चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4, पोएट्री टू हिम वाज अ। अब W.H. ऑडेन के लिए पोएट्री कैसा था? तो W.H. ऑडेन के लिए पोएट्री चाइल्ड्स प्ले था या डेट्रीमेंटल डिजीज था या सीरियस गेम था या सभी था? बच्चों का खेल, चिल्ड्रंस चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है बच्चों का खेल, डेट्रीमेंटल मतलब होता है खतरनाक, डिजीज मतलब रोग, खतरनाक रोग, और सीरियस गेम मतलब होता है गंभीर खेल।
तो W.H. ऑडेन के लिए पोएट्री लिखना यानी पोम्स को क्रिएट करना, कंपोज करना सीरियस गेम के तरह था, मतलब गंभीर खेल के जैसा था। W.H. ऑडेन प्रोफेशन ही बना लिया था कि हमें बेहतर से बेहतर कविता दुनिया को देना है, इसलिए पोएट्री जो है उसके लिए सीरियस गेम के भांति था। 5वां क्वेश्चन, W.H. ऑडेन वॉज बोर्न इन डैश एंड लेटर शिफ्टेड टू डैश। W.H. ऑडेन जो है जन्म कहाँ हुआ था और फिर बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए? फ्रांस, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। W.H. ऑडेन साहब का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, लेकिन बाद में वह अमेरिका शिफ्ट कर गए, चले गए, परमानेंटली जो है वो सेटल्ड हो गए। तो ये हो गया आपका आंसर, इंग्लैंड और अमेरिका। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, फॉर विच क्रिएशन वॉज ऑडेन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन बढ़िया से देख लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका कि किस क्रिएशन के लिए, किस काव्य कृति के लिए ऑडेन साहब को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। तो देखिए, द ओरेटर्स के लिए, या द डांस ऑफ डेथ के लिए, या द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए, या फॉर द टाइम बिंग के लिए। तो इसे जो पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1948 ईस्वी में, वह दिया गया था द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए, द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th, द पोम डील्स विथ, ये जो कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, वह किस विषय में बात करता है? तो ऑप्शन है नेचर, वॉर, लव, गॉड। तो यह कविता जो है नेचर से संबंधित है और इसमें जो है ऑटम सीजन के विशेषताओं के बारे में बताया गया है और उसके माध्यम से मानवीय जीवन में निहित जो समस्याएं हैं उससे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, नेचर भी हो सकता है ऑप्शन में और फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो यह जो है डिलवित करता है नेचर से संबंधित कॉन्सेप्ट को या फ्रस्ट्रेशन जो मानवीय जीवन में निहित है। चलिए, तो ऑप्शन 7 का हो जाएगा आपका ए। 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नेचर। 8वां क्वेश्चन है, विच पोम शोज द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इनमें से कौन सा कविता दिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट और स्नेक। तो इनमें से कौन सा कविता जो है फ्रस्ट्रेशन यानी फ्रस्ट्रेशन को बोध करा रहा है जो मानवीय जीवन में व्याप्त रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यह कविता जो है फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ दर्शाता है, सेंस ऑफ लोनलीनेस का बोध कराता है और अनफुलफिल्ड डिजायर्स का बोध कराता है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य हमेशा जीवन पर्यंत जो है वो तत्पर रहता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, द पोम इज ऑल अबाउट डैश। यह जो कविता है वो पूरी कविता किस विषय पर आधारित है? प्लैनेट पर, अर्थ पर, यूनिवर्स पर और ह्यूमैनिटी पर। तो प्लैनेट मतलब ग्रह होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता होता है। तो यह कविता जो है वह ह्यूमैनिटी को प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट करता है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए और एन पोम। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वह किस तरह का पोम है? पेसिमिस्टिक है या ऑप्टिमिस्टिक है? पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक है या नन? पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। अब ए बी तो हो गया ऑप्शन, सी ऑप्शन है निराशावादी सह आशावादी। तो यहाँ पर जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है वह पेसिमिस्टिक थॉट और ऑप्टिमिस्टिक थॉट दोनों इसमें निहित हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हम पढ़ाए हैं कविता में और उसमें जो है हम बताए हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन का जो लाइफ एंड डेथ है वह साइक्लिक प्रोसेस के तरह जो है वह रोलिंग ऑन करते रहता है। जीवन में कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु, फिर जन्म। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है लाइफ एंड डेथ का वह चलते रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो कहने का मतलब डेथ जो है पेसिमिस्टिक थॉट को इंगित करता है और लाइफ जो है ऑप्टिमिस्टिक थॉट को इंगित करता है। तो दोनों इसमें निहित है। तो ये हो गया आपका
10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों हम लोग 11वां क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर, रेनी, ऑटम और समर। किस सीजन में ट्रीज से पत्ते फॉल करते हैं या गिरते हैं? विंटर सीजन या रेनी सीजन या ऑटम सीजन या समर सीजन से। तो ट्रीज जो है अपने लीव्स शेड करते हैं, फॉल करते हैं ऑटम सीजन में। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ऑटम सीजन में ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं या फॉल करते हैं, गिराते हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। फॉलिंग ऑफ डैश, अब डैश में स्नोज दिया हुआ है, स्टोन्स दिया हुआ है, हेल स्टॉर्म्स दिया हुआ है और लीव्स दिया हुआ है। यानी फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों का गिरना, वह मृत्यु की द्रुत आगमन को सूचित करता है। यानी फॉलिंग ऑफ लीव्स इज इक्वल टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। तो अब 13वां क्वेश्चन है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन जर्नी, एक्सपेडिशन, लाइफ और डेथ। मानवीय जीवन किससे अच्छा नहीं होता है? जर्नी से या एक्सपेडिशन से, मतलब होता है अभियान, और लाइफ और डेथ। तो डेथ से अच्छा ह्यूमन लाइफ नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर फॉलिंग फास्ट। क्या तीव्रता के साथ गिर रहे हैं? स्नो या फ्लावर्स या लीव्स या क्लाउड्स। तो लीव्स जो है, ट्रीज का लीव्स, वह फॉलिंग कर रहा है फास्ट। यानी पत्ते जो है, लीव्स जो है, वह तेजी से फॉल कर रहे हैं पृथ्वी पर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 14 का सी। 15वां क्वेश्चन है, द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट्स। लाइन जो दिया हुआ है आपके पोम का, द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है, क्या दर्शाना चाहता है? तो पहला ऑप्शन है द सिमी साइड ऑफ लाइफ, जीवन के उदासी अवस्था। द प्रोस्पेरिटी, मतलब सौभाग्यशालीपन। सी नंबर में द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन के निरंतरता। और डी ऑप्शन है फनी एस्पेक्ट, यानी मजेदार पहलू। तो प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट करता है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी लाइफ के कंटिन्यूटी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन्स। एजिंग पर्सन्स यानी ओल्ड पर्सन्स के वास्तविक खुशियों या आनंद को कौन सा फैक्टर डिस्टर्ब करता है? तो ऑप्शन ए है नर्सेस फ्लावर्स, बी है विस्परिंग नेबर्स, सी है स्टारवेशन और डी है सफरिंग्स। तो नर्सेस फ्लावर्स जो है एजिंग पर्सन्स का रियल डिलाइट डिस्टर्ब नहीं करता है। ये जो विस्परिंग नेबर्स है, जो एजेंट्स या मैसेंजर्स ऑफ डेथ है, ये जो है एजिंग पर्सन्स के रियल डिलाइट को डिस्टर्ब करने में सक्षम है। तो आंसर हो जाएगा आपका विस्परिंग नेबर्स। अब स्टारवेशन मतलब भूखमरी और सफरिंग्स मतलब होता है बीमारियां। तो स्टारवेशन और सफरिंग्स ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। अब देखिए नंबर 16, ओल्ड पर्सन्स फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम। ऑप्शन एक्टिव, इनएक्टिव, एनर्जेटिक, हैंडसम। ओल्ड पर्सन्स जो होते हैं, बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं जैसे जैसे वे धीरे धीरे
इनएक्टिव होते जाते हैं और सक्रिय होते जाते हैं। अर्थात जब उसमें क्रियाशीलता बनी रहती है तब तक वे एक्टिव होते हैं, लेकिन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद उसका शरीर में जो क्रियाशीलता या क्रियाशील जो तत्व है उसका हनन होता है, कमी होता है, और उसके कारण वे इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18, द प्रॉम्स आर डैश। प्रॉम्स जो है, जो शॉर्ट फॉर्म है पेराम्बुलेटर्स का, वो क्या कर रहा है कविता के अनुसार, कविता के अकॉर्डिंग? तो रनिंग कर रहा है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, रोलिंग ऑन कर रहा है, या नन, इसमें से कोई नहीं। तो प्रॉम्स जो है वह रोलिंग ऑन कर रहा है, तो आपका 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी रोलिंग ऑन कर रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़कते हुए जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अर्थात जीवन जो है वह कंटिन्यू है, जीवन में कंटिन्यूटी को दर्शाता है प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। उसके बाद नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश फ्रीजेस द एक्टिव हैंड्स। कौन ऐसा फैक्टर है जो एक्टिव हैंड्स को फ्रीज कर देता है, कूल डाउन कर देता है? तो लाइफ, डेथ, वाटरफॉल और आइस। वाटरफॉल आंसर नहीं होगा, ना ही आइस आंसर होगा, ना ही लाइफ। तो आंसर हो जाएगा आपका डेथ। डेथ जो है वो फ्रीज कर देता है, कूल डाउन कर देता है हमारे क्रियाशीलता को, मानवीय क्रियाशीलता को, और या सक्रिय हाथों को या शरीर के अंगों को। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 का बी। उसके बाद नंबर 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, विस्परिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डैश ऑफ हैप्पीनेस, डिलाइट, लव और एनर्जी। विस्परिंग नेवर्स जो होते हैं, मृत्यु दूत जो होते हैं, वे एजिंग पर्सन्स के रियल डैश को वह अवॉइड कर देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं। तो रियल क्या चीज़? हैप्पीनेस खुशी, या डिलाइट आनंद, लव प्रेम, या एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो रियल डिलाइट से उसे वंचित, डेथ कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी। और 21वां नंबर क्वेश्चन है, दिस पोम इज, अर्थात नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोम है वो क्या है? लिरिक है कि सोनेट है कि इलेजी है या हाइकू है? तो यह एक लिरिकल पोम है। लिरिकल पोम एक सब्जेक्टिव टाइप के एक्सप्रेशंस में होता है और एक सिंगल थॉट को लेकर के यह पोम जो है लिखा जाता है। तो लिरिक हो जाएगा। सोनेट जो होता है 14 लाइन्स का पोम होता है, ये नहीं होगा। एलेजी जो होता है वो मॉर्नफुल सॉन्ग होता है, मातमी गीत होता है, ये भी नहीं है। हाइकू जो होता है वो 3 लाइन्स का पोम्स होता है जिसमें 17 सिलेबल्स का यूज किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो लिरिक पोम है या लिरिकल पोम है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। द डैश हैज बिकम डम टू सी द लिफलेस ट्रीज। द डैश, अब पीकॉक या हेन या स्पैरो या नाइटिंगल कौन डम हो चुके हैं, मूक हो चुके हैं पर्ण विहीन या पत्ते से रहित वृक्षों को देख करके। तो पीकॉक मतलब मोर नहीं होगा, हेन मतलब मुर्गी नहीं होगा, स्पैरो मतलब गोरैया नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नाइटिंगल मतलब बुलबुल। बुलबुल जो है वह डम हो चुकी है लिफलेस ट्रीज को देख करके, ये वुड को देख करके। तो ये आपका था 22, क्वेश्चन नंबर 22। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब 23वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कहता है, हु विल नॉट कम फॉर हेल्प। कौन मानव को हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे? पोइट, गॉड, नेवर और एंजल। कौन नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए मानव को? तो एंजल, देवदूत अब नहीं आएंगे। देवदूत अब नहीं आएंगे मानव को या मानवीय कष्टों को दूर करने के लिए। तो तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। अब 24th नंबर, प्रॉम्स मीन्स। प्रॉम्स मीन्स क्या होता है? बाइक होता है या
4 व्हील्ड बेबी कैरीज होता है, ये टाइप ऑफ कार है या एक ट्रक है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। प्रॉम्स मीन्स होता है 4 पहिए की बच्चों की गाड़ी। 4 पहियों वाला बच्चों की गाड़ी को हम लोग प्रॉम्स कहते हैं। और प्रॉम्स जो है वह शॉर्ट फॉर्म है पेराम्बुलेटर्स का। अब देखिए 25th क्वेश्चन है, द वर्ड लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स। लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? सबसे लास्ट स्टैंजा पोम का है, देखिएगा लास्ट डिस्ट्रेस लिखा हुआ है, सबसे अंतिम 2 शब्द। तो लास्ट डिस्ट्रेस मतलब होता है गोस्ट, मतलब भूत, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ फ्रीडम, लास्ट वार्निंग। तो लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स एंड ऑफ लाइफ हुआ, एंड ऑफ लाइफ। 25th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड ऑफ लाइफ, यानी मृत्यु। यानी क्या हो जाएगा? मृत्यु। चलिए उसके बाद ये गोस्ट मतलब भूत नहीं होगा, ये एंड ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा, लास्ट वार्निंग मतलब अंतिम जो है चेतावनी, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा एंड ऑफ लाइफ। 26th क्वेश्चन देखिए, डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। कौन व्यक्ति ट्रेवलर्स हैं, पथिक हैं, राहगीर के समान हैं? यंग पर्सन्स या क्लेवर पर्सन्स या इंटेलिजेंट पर्सन्स या ओल्ड पर्सन्स? तो अकॉर्डिंग टू द पोम, यंग आर ट्रेवलर्स। द यंग आर ट्रेवलर्स। जो जवान व्यक्ति होते हैं, सॉरी, या हम कह सकते हैं जवान का भी हम सेंस ले सकते हैं और यहाँ पर बच्चा का भी सेंस ले सकते हैं। तो वे जो है बच्चे लोग जो हैं वे ट्रेवलर्स है। वे इस दुनिया में आए हैं और पूरी दुनिया का परिभ्रमण करके, ट्रेवलिंग करके, फिर एक दिन एंड ऑफ लाइफ में प्रविष्ट होगा और समाप्त उसका जीवन लीला हो जाएगा। तो यंग। 26th का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यंग। 27th क्वेश्चन है, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। कौन भोजन के तलाश में झिड़की देते हुए, बुदबुदाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं? लायंस, बियर्ड्स, ट्रॉल्स, कैट्स। तो यहाँ पर पोम के अकॉर्डिंग ट्रॉल्स होगा। पोम के अकॉर्डिंग ट्रॉल्स होगा। ट्रॉल्स जो होता है वह विक्ट और अगली क्रिएचर्स होता है। दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को ट्रॉल्स कहते हैं। ट्रॉल्स जो है वह अपने भोजन के तलाश हेतु वह घूम रहा है लिफलेस वुड में। ट्रॉल्स जो है उसको अच्छे ढंग से हम पोम में समझाए हैं और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पोम जो है एक बार पढ़ें। पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो ट्रॉल्स। तो 28th क्वेश्चन है कि ट्रॉल्स आर विक्ट एंड अगली क्रिएचर्स इन डैश माइथोलॉजी। तो ट्रॉल्स जो है वो विक्ट मतलब दुष्ट और अगली मतलब कुरूप, क्रिएचर मतलब जीव होते हैं। ऐसा माना जाता है किस पौराणिक कथाओं में? इंडियन लीजेंड में, या ईरानियन, या स्कैंडिनेवियन, या ग्रीक मैथोलॉजी में? तो स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी के अनुसार, लीजेंड के अनुसार, ट्रॉल्स एक विक्ट और अगली क्रिएचर है। 29th क्वेश्चन कहता है, Which thing signifies that nothing is everlasting? कौन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में लास्टिंग नहीं करता है, हमेशा के लिए टिकता नहीं है हमेशा के लिए? सन, स्टोन, फ्लावर्स और ऑल। तो कभी जो है फ्लावर के माध्यम से यह इंडिकेट किए, सिग्निफाई किए कि कोई भी चीज़ जो है एवरलास्टिंग नहीं है या परमानेंट नहीं है। तो ये फ्लावर्स आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स। किस कलर का वाटरफॉल जो है वह ट्रेवलर्स को, हम पथिक लोगों को, राहगीरों को वह ब्लेस दे सकता है, सुख, समृद्धि, संपन्न या शांति या शीतलता प्रदान करने में सक्षम है, या मृत्यु दे करके हमारे कष्टों का निवारण करने वाला है? तो आपका हो जाएगा वाइट।
पोम के अकॉर्डिंग जो है वाइट वाटरफॉल कहा गया है, तो आप वाइट वाटरफॉल देंगे। वाइट जो वाटरफॉल है जो पहाड़ों या रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के ऊपर चोटी जो समिट है, पीक है, उससे होकर के गुजरने वाली है। और ये वाइट जो वाटरफॉल है यह मृत्यु का द्योतक है। कहने का मतलब जिस तरह से पहाड़ों से गिरने वाली झरना हमें सुख की अनुभूति प्रदान करती है, उसी तरह मृत्यु भी जो है हमें आनंद की प्राप्ति अंततः करवाती है। तो नेक्स्ट हो गया 30 आपका कंप्लीट हो गया। उसका 31 क्वेश्चन नंबर है 31, द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स अवर डेथ। यानी पथिक लोग जो है एनिमल बीइंग्स है या रूरल बीइंग्स, अर्बन बीइंग्स या ह्यूमन बीइंग्स है, जो कि मृत्यु की तरफ जो है वह कंटिन्यूसली जो है हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स यानी मानवीय जो मानव है, जो मनुष्य है वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डज विस्परिंग नेवर मीन। विस्परिंग नेवर्स जो है उसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सच्चाई, या कंटिन्यूस एफर्ट्स मतलब सतत प्रयास, या एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डेथ, या मृत्यु दूत, या नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। विस्परिंग नेवर्स जो है वो एजेंट्स या मैसेंजर्स ऑफ डेथ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 व्हेन वी डाई वी आर फर्स्ट केप्ट इन। जब हम लोग मरते हैं तो सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? मॉर्चरी में, सिमेट्री में, ग्रेव में, या वुडन कॉफिन में। तो देखिए मॉर्चरी जो होता है वह मुर्दा अगर जिसको हम लोग कहते हैं तो वो मॉर्चरी होता है, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद जो है उसको जो है एक स्पेशल जो है वो हाउस में रखा जाता है, उसे मॉर्चरी कहते हैं। उसके बाद सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मॉर्चरी भी नहीं होगा। ग्रेव मतलब कब्र होता है, ये भी नहीं होगा। और आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 33 का ऑप्शन नंबर डी, वुडन कॉफिन। वुडन कॉफिन मतलब क्या होता है? ताबूत, जनाजा जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग वुडन कॉफिन कहते हैं। तो वुडन कॉफिन जो होता है एक लकड़ी का बना हुआ बक्सा होता है, जिसमें मृत्यु के बाद क्रिश्चियन लोग जो है उसमें रख करके और उसको ढक करके और गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं, तो वुडन कॉफिन वे कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पोएट इज डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन जो है किस तरह के कवि हैं? मॉडर्न हैं या क्लासिकल हैं, रोमांटिक हैं या मॉडर्न है? तो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन जो है वह मॉडर्न पोइट हैं। मॉडर्न मतलब आधुनिक काल के कवि इसको माना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है वह है, डेड इन हंड्रेड्स, एस लगेगा यहाँ पर, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। दिस लाइन्स आर फ्रॉम द पोम। यह जो लाइन्स है पोम का, वो किस पोम का है? स्नेक का, द मिस्ट्री कैट का, या ऑटम का, या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का? किसका लाइन है ये? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में प्राय पूछा जाता है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पूरी कविता को मनोयोग पूर्वक जो है अध्ययन करें, पढ़ें। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप हेल्पफुल होगा। और हम जो पार्ट वाइज वीडियो आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, उसमें मैं राइटर सेक्शन से लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर तक मैं यह चाहता हूं कि हर एक दृष्टिकोण से आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ जो है प्रॉफिटेबल साबित हो, इसलिए आप अध्ययन करें। और मेरा सजेशन रहेगा कि राइटर सेक्शन और पोम के स्टांजास को पूरी तरीक़ा से अच्छे ढंग से आप अध्ययन कर लेंगे तो समरी भी आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन जो आता है वो भी लिखने में सक्षम हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो उसमें भी जो है आप सक्षम हो जाएंगे। और उसके बाद जो
क्वेश्चंस और आंसर्स पूछा जाता है उसमें भी निपुणता हासिल कर लेंगे। इसलिए दो चीज़ों पर खास करके ज़्यादा ध्यान दीजिए, राइटर सेक्शन और पोम्स के स्टांजाज को। तो दोस्तों यह रहा आपका 35 जो है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप का। हम लोग सभी का 1 बाय 1 जो है सॉल्यूशन देखें। अब आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं और उसका आंसर जो है कमेंट के जरिए हमें बताएंगे। Who has written the poem Now the Lips Are Falling Fast? या who wrote किसने लिखा, who wrote the poem Now the Lips Are Falling Fast? तो इसका आंसर आप हमें भेजें, आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread